देखिए स्टूडेंट, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम का थोड़ा सा यही प्रीव्यू ले लेते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात किया कि एंजाइम एक्शन कैसे है। हमने कहा एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में केमिकली रिएक्ट होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि टेम्परेरी ऑन द बाइंडिंग साइड बनता है, और फिर कैटालाइसिस होती है, कैटालाइटिक साइड पे एंजाइम बनता है और साथ में वो प्रोटीन बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद हमने चेन रिएक्शन का जिक्र किया। इन केस ऑफ द चेन रिएक्शन लेकिन मैनी उसमें हमने एंजाइम्स की बात की थी। उसमें रेस्पिरेशन में ऐसा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में ऐसा हो जाता है कि एक से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट होते हैं। वो मैंने आपको समझाया कि S1 के लिए E1 होगा, S2 के लिए E2, S3 के लिए E3। फर्दर मैंने आपको एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि ये कोफैक्टर होते हैं प्रीकर्सर, और इन्होंने एक्टिवेट करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल सबस्ट्रेट हासिल हो। इनहिबिशन के उस रिस्पॉन्स में मैंने आपको समझाया था कि ये फाइनल सबस्ट्रेट अगर फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करना होगा तो जाकर E1 एंजाइम के साथ इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फर्दर कैटालाइसिस नहीं होगी। फर्दर फिर हमने लॉक एंड की का जिक्र किया था, और उसके बाद लॉक एंड की में मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाई थी कि अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है बाइंडिंग साइट पर, और फिर कैटालिटिक साइट उसे कन्वर्ट कर देती है, उसमें मौजूद ओल्ड बॉन्ड को तोड़कर न्यू बॉन्डिंग करा देती है, जिससे एक प्रोडक्ट बन जाती है। और अब ये प्रोडक्ट ज़ाहिर है पहले वाले सबस्ट्रेट तो नहीं रहे जो इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करें, तो ये अब चूँकि इसके साथ स्पेसिफिक नहीं रहे तो फर्दर ये प्रोडक्ट आइसोलेट हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो अनयूज रहता है। फिर हमने मॉडिफाइड लॉक एंड की मॉडल कोशरैंक का जिक्र किया। उसमें पॉइंट्स को, स्पेसिफिसिटी को कॉमन कहा दोनों में, लेकिन जो इसमें रिजिडिटी आ रही थी उसे हमने कहा कि एमिल फिशर कह रहे थे कि रिजिड होती है एक्टिव साइट, जबकि ये कहते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज होती है। फिर ये डायग्राम्स आपके सामने हैं, इसे मैं एलेबोरेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अब यहाँ पे एंजाइम एक्शन से मुराद वो केमिकल रिएक्शन है जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है। स्टूडेंट, मैं लास्ट टाइम भी आपको कह चुका था जब हम एंजाइम की डिटेल स्टडी कर रहे थे कि एंजाइम ने ऑल्टर करना होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। उस केमिकल रिएक्शन को या तो उसने स्पीड अप करना होता है या फिर डिक्रीज करना होता है। लेट्स, इसे मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप देखें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम कोई नहीं है, कार्बोनिक एसिड तो बना रहे हैं लेकिन कितने मिकदार में बना रहे हैं? ओनली इन द 200 ml। और कितनी देर में बना रही हैं? 1 घंटे में। इन केस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आप देखें क्या इफेक्ट होगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा और लगभग 6 लाख पर सेकेंड प्रोड्यूस होगा। एंजाइम आप जानते ही हैं, आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी हुई है एंजाइम। दिस वाज एक्चुअली द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या चीज़ आप नोट कर रही हैं? आपने नोट किया कि एंजाइम के एब्सेंस में जो रिएक्शन रेट था वो स्लो था, एंजाइम के प्रेजेंस में जो रिएक्शन रेट था वो एक्सेलरेट हो गया। अब हमने किस पे फोकस करना है? फैक्टर्स पर जो इफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पर। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीएच को, कि पीएच का रोल इन केस ऑफ द फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है। स्टूडेंट, पीएच से कंसर्न बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक चीज़ तो आप नोट कर लें, लेट्स सी कि दैट इज़ द ग्राफ। मैंने एक ग्राफ यहाँ पे स्केच किया, यहाँ पे मैं पीएच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ। पीएच क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं किसी भी मीडियम में। पीएच में
ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि स्लाइटली चेंज इन पीएच क्या कर देगी, डीनेचुरेशन कर देगी, कोई कैटालाइसिस नहीं होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट डीनेचर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो एमसीक्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इसमें मौजूद आयनिक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। एक चीज़ नोटिस करें कि हमारे मीडियम में, इन केस ऑफ द ह्यूमन, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो विद इन नैरो रेंज रह सकता है। बट अगर हम एंजाइम की बात करें जो हमारी बॉडी में वर्क कर रही हैं, उनके लिए जो टेम्परेचर होगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नैरो रेंज की बात करूं तो 36.1 से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं बात करूंगा। ये मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। देखिए टेम्परेचर में रेंजेस चेंज हो रही हैं, पीएच में रेंज चेंज नहीं हो रही। एवरी एंजाइम एक्चुअली हैव इट्स ऑप्टिमम पीएच। उस ऑप्टिमम पीएच के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पीएच ऑप्टिमा। पीएच ऑप्टिमा, ऑप्टिमा हमने ड्राइव किया ऑप्टिमम से कि तमाम की तमाम जो एंजाइम हैं उन तमाम की एक ख़ास ऑप्टिमा होता है, एक ख़ास पीएच होती है। अगर आप अपने यूनिट नंबर 3 में, एंजाइम के यूनिट में पेज नंबर 42 को देखें तो आपके पास 8 डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स दिए गए हैं, जिनको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ एंजाइम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उनकी ऑप्टिमम पीएच। जब मैं ये बातें कंप्लीट करूँगा आपको इस ग्राफ की समझ आ जाएगी। इन केस ऑफ द एंजाइम, पहले हम एंजाइम के नेम राइट कर लेते हैं। जैसे देखिए पेप्सिन, इन केस ऑफ द पेप्सिन स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच है 2। आप जानते हैं कि पेप्सिन ने स्टोमक में फंक्शन करना होता है, और स्टोमक में HCl जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द पेप्सिन। पेप्सिन के बाद फर्दर हम बात करते हैं सुक्रेज की। 4.5 हम बात कर रहे हैं। सुक्रेज के बाद जो दूसरा हम एंजाइम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द एंटीरोकाइनेज। यहाँ से राइट करता हूँ ताकि मुकम्मल नेम राइट हो जाए। एंटीरोकाइनेज आप अच्छी तरह जानते हैं कि ड्यूडेनम के लेवल के ऊपर मौजूद एंजाइम है, उसे भी एक ख़ास पीएच रिक्वायर्ड होती है जो कि 5.50 है। एंटीरोकाइनेज आप देखें, तमाम पेप्सिन हो, सुक्रेज हो, एंटीरोकाइनेज हो, उनका एक ख़ास पीएच ऑप्टिमा है जो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। फर्दर मोर हम सलाइवरी एमाइलेज की बात करते हैं जो हमारे सलाइवा में होती है। सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में होता है। इसकी पीएच कितनी है बेटा? दिस इज ओनली द 6.8, स्लाइटली एसिडिक, यानी एसिडिक हो नहीं है। आप जानते हैं एसिडिक वैल्यूज़ जो हैं वो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ होता है, 0 to 7, 1 to 7, फिर 7 to 14। तो यहाँ पे हम 6.8 की बात कर रहे हैं कि स्लाइटली जो है ये एसिडिक रेंज में आ रहा है, ताकि हमारे माउथ में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं वो जुनों के किल हो जाएं और फर्दर जो है ये एमाइलेज अपना फंक्शन कर सके, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर सके। सलाइवरी एमाइलेज के बाद हम बात करते हैं कैटालेज की। इन केस ऑफ द कैटालेज जो पीएच हम लोग राइट कर रहे हैं, दिस इज 7.60। 7.60 दैट इज द रेंज ऑप्टिमा, पीएच ऑप्टिमा ऑफ कैटालेज। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बाकी आपकी बुक के अंदर मौजूद नंबर 6 के ऊपर जो है दैट इज एक्चुअली द काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन आप जानते हैं ये लाइक द पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन एक बात नोट करें कि ये 7 से 8 की रेंज में है काइमोट्रिप्सिन।
उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज आ जाता है नंबर 7 पे, पैंक्रियाटिक लाइपेज, जिसकी जो पीएच है दैट इज 9। और फिर नंबर 8 के ऊपर आर्जिनेस जो 9.7 है। मैंने ये पॉइंट क्यों लिखे, मैंने ये सारी की सारी जो पीएच था, पीएच ऑप्टिमा था, इसे क्यों राइट किया, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर अपने उठाकर देखें यूएचएस के, किसी ना किसी एंजाइम की पीएच आपसे पूछी जा रही होती है। तो स्टूडेंट हम इस टॉपिक की तरफ अगेन आते हैं कि आपको ग्राफिकल एमसीक्यू आ जाता है, उसमें अगर टेम्परेचर होगा तो पैराबोला वाइड बनेगा, और अगर पीएच होगा तो आप देखें स्लाइटली चेंज हुई और डीनेचर हो गई। आप देखें हेयर डीनेचरेशन हो गई, उसमें मौजूद आयनिक बॉन्ड पहले टूटे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था, एक ख़ास पीएच थी। इसे अगर मैं पीएच कहूँ, इसे मैं एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कहूँ, तो आप देखें यहाँ तक तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जैसे ही उसकी रेंज से कम हुई या उसकी रेंज से बढ़ गई तो डीनेचरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, सबस्ट्रेट की भी और उसके साथ साथ एंजाइम के भी। इन्हीं फैक्टर्स में हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर। मुझे ये अरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर में हम जिक्र करेंगे टेम्परेचर का। In the effect of the temperature, here टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि बॉडी का सेट पॉइंट क्या होता है। आप सभी को मालूम है दिस इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नैरो रेंज की बात करूंगा। नैरो रेंज में अभी जिक्र कर रहा था 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट इन केस ऑफ द टेम्परेचर एक एमसीक्यू यहाँ पे आप राइट कर लें कि टेम्परेचर में मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हीट है, वो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है। जैसा कि मैंने आपको पीएच में बोला था कि सबसे पहले आयनिक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इन केस ऑफ द टेम्परेचर इफ़ आई मेक द ग्राफ सेम जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था, इन केस ऑफ पीएच आपके सामने है। मैंने बोला था कि ख़ास पीएच ऑप्टिमा है, यहाँ पे भी हम खास बात कर रही हैं टेम्परेचर ऑप्टिमा की। ज़रा टेम्परेचर ऑप्टिमा को समझिएगा। देखें लेट्स सी, अब आप देखें हम यहाँ पे पैराबोला वाइड बना रहे हैं। हेयर यू कैन सी दिस इज ऑप्टिमम रेंज। हम बात कर रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर इस जगह पर ऑप्टिमम रेंज से थोड़ा पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक सब ऑप्टिमम रेंज होती है। नेचर ने इंसान को बड़े ऐसन तरीके से बनाया है। इन केस ऑफ द टेम्परेचर गौर करें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, तो आप देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ओबियसली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आप गौर करें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी एक्सेलरेट कर रहे हैं। सम टाइम होता क्या है इन केस ऑफ द ह्यूमन,
सम टाइम कंडीशन आ जाती हैं जैसे फीवरिश कंडीशन है, बुखार हो गया, रनिंग नोज, थ्रोट इन्फेक्शन, उसमें जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का उसकी रेंज बढ़ जाती है। हम तो बात कर रहे थे सेट पॉइंट की, नैरो रेंज की, ऑप्टिमम रेंज की। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम, इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ। बात को ज़रा समझिएगा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, ऑप्टिमम रेंज पर, यहाँ पे पीक के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। ये मैक्सिमम के हम मायनों में ले आते हैं, सॉरी ऑप्टिमम के मायनों में ले आते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है ऑप्टिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, ये मैक्सिमम हो रहा है। और जब मैक्सिमम होगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन हो गई, आपने हीट इतनी ज़्यादा प्रोवाइड कर दी कि एंजाइम सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड थे वो टूटना शुरू हो गए। मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है, आप देखें पीएच में किसी किस्म का मैंने मिनिमम की बात नहीं की, मैंने तो कहा स्लाइटली चेंज इन पीएच, डीनेचर द एंजाइम सबस्ट्रेट, बट यहाँ बात कर रहा हूँ ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं कह रहा हूँ दिस इज़ द मिनिमम। अक्सर हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग कर लेते हैं फूड को, फूड फ्रीज कर लेते हैं। होता क्या है कि फूड में मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, और इसी तरह अगर उस फूड में कोई माइक्रोब्स थे, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह थे, उनमें मौजूद एंजाइम्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट जनरेट हो रहा है वो ये है कि डीनेचर जब होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर होगा, यहाँ मिनिमम के ऊपर क्या हो रहा है, वो इनएक्टिव हो रहा है। इनएक्टिव होने से क्या मुराद है कि जब उसे अगेन टेम्परेचर मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर इन केस ऑफ दिस कंडीशन जो मैं बात कर रहा था, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ पाइरोजन आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 में, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था कि अगर सेट पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए तो वो जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर की मदद से, वाइट ब्लड सेल्स की मदद से पायरोजन प्रोड्यूस होता है। और ये पायरोजन क्या कर रहा होता है कि वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बुखार हुआ है, वो पैथोजन है, उन्हें किल करते हैं। आप देखें ये भी आपकी फेवर में जा रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम रेंज से भी बढ़ गया, देखें ये ऑप्टिमम था, मैक्सिमम पे आ गया, तो फिर आप देखें अब फीवर वाली बात जिससे मैं कह रहा था, पायरोजन प्रोड्यूस होंगे, पायरोजन किल द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को किल कर देंगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपरथर्मिया की। आपकी बॉडी जो है वो शिफ्ट हो रही है कहाँ पर, हाइपर पायरेक्सिया कंडीशन में। यहाँ पर भी स्टूडेंट ये कंडीशन पायरेक्सिया है, और पायरेक्सिया से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पायरोजन है जो किल कर रहा है किसे, माइक्रोब को। अब अगर मैक्सिमम लेवल के ऊपर कंडीशन आ जाती है, यहाँ मिनिमम में मैंने बताया था कि इनएक्टिव हो जाते हैं, मैं लिख देता हूँ इनएक्टिव हो गए एंजाइम्स। मैक्सिमम में मैं बात कर रहा हूँ कि इस कंडीशन में डीनेचर हो रहे हैं। अब आप इसको पायरेक्सिया नहीं कह रहे, आप इसे हाइपर पायरेक्सिया कह रहे हैं, हाइपरथर्मिया कह रहे हैं, सनस्ट्रोक कह रहे हैं। उसमें इंसान की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट फैक्टर को स्टडी करेंगे।